कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो तय करती है, वो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से तय होता है? वो डिस्प्लेसमेंट स्लोली तय होता है या वो डिस्प्लेसमेंट क्विकली तय होता है? तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ये वेलोसिटी है। इसके बारे में आप इसको डिफाइन इस तरह से करोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is called velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर होगी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो स्लोली किया या क्विकली किया। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ के देखें कि टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको भी हम वेलोसिटी कहते हैं। कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ के देखते हैं बेटा, ठीक है, तो ये जो होगी बेटा देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वेक्टर होता है, टाइम स्केलर है। तो बेटा वेक्टर का रूल होता है कि एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज वेक्टर। इसलिए हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इसलिए वेक्टर है क्योंकि वो प्रोडक्ट है किसकी? वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम क्या होता है? स्केलर होता है। इसलिए आप कहोगे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। वेलोसिटी जो होती है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है and is directed and is always बेटा ये इसका डायरेक्शन हमेशा वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है, डायरेक्टेड अलोंग डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। इसलिए जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी का होगा। तो बेटा आप इसको सेंस में कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसी तरह से वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं। अगर हम करें बेटा इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो इस तरह से मूव करती है, ये इसकी पोजीशन P है और ये सपोज करें पोजीशन Q है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है तो बेटा ये हुआ इसका एक्चुअल पाथ, ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ जो डिस्टेंस कहलाता है। एक्चुअल पाथ का मकसद होता है बेटा डिस्टेंस, और इसके नतीजे में ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। और ये जो पोजीशन चेंज होती है बॉडी की, इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्कस किया था कि जब कोई भी बॉडी वो पॉइंट P से Q तक मूव करती है तो ये हुआ उसका डिस्टेंस। इसके नतीजे में जो इसकी पोजीशन तब्दील होती है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस की रिजल्ट होती है। जब बॉडी डिस्टेंस तय करेगी तो उसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है
वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करती, बॉडी डिस्टेंस तय करती है, उसके नतीजे में उसके अंदर पोजीशन की तब्दीली आती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे अगर हम करते हैं बेटा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इसको आप टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में भी कह सकते हैं बेटा। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बेटा, वेलोसिटी एवरेज के एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा। एवरेज वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा, देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एवरेज बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बेटा। कि कोई भी बॉडी जितना भी डिस्प्लेसमेंट तय करती है उसको हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, और जितने टाइम के अंदर करती है उसको कहा जाएगा टोटल जो है टाइम। ये हो जाएगा इसका फार्मूला बेटा कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड, यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है बेटा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑलवेज पैरेलल होते हैं, इनका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा एक जैसा होता है बेटा। ठीक है, तो आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जो कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस तरह से देखें कि सपोज करें इस बॉडी का डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर है और इसने टाइम लिया है 2 आवर्स बेटा। अगर सपोज करें इसका डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर, सॉरी 100 नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली लीनियर नहीं है बेटा। सपोज करें इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर है और ये ईस्ट की तरफ है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि कोई भी बॉडी जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट से इस तरह मूव करती है बेटा इस तरह से, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है बेटा, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट की तरफ है। देयरफॉर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है 50 किलोमीटर ईस्ट। इसका टाइम भी वही होगा बेटा 2 आवर्स होगा, क्योंकि बेटा बॉडी ने एक्चुअली डिस्टेंस तय किया, डिस्प्लेसमेंट उसको मिला है। आप ये नहीं समझिएगा डिस्टेंस बड़ा है 2 घंटों में तो ये छोटा है, ऐसे नहीं है। बॉडी यहाँ पे पहुंच के वापस आएगी फिर सीधी जाएगी तो कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का नतीजा होता है। अब अगर आप देखोगे बेटा तो इसकी जो स्पीड होती है बॉडी की, ठीक है, स्पीड जो होगी वो होगी 100 किलोमीटर अपॉन 2 आवर होगी बेटा, तो ये हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। जबकि इसकी वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी हो जाएगी 50 बेटा, वेलोसिटी अगर आप करोगे 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ अपॉन वही 2 आवर्स इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट की तरफ होगी बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हुए एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रखेंगे, जबकि स्पीड को कैलकुलेट करते हुए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इफेक्ट होता है और डिस्टेंस कहाँ से, जब बॉडी डिस्टेंस तय करेगी तो उसके नतीजे में उस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो आप ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कॉज होता है और
जो सॉरी डिस्टेंस काज होता है और डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट होता है। इस तरह से ये हो गई हमारे पास बेटा एवरेज वेलोसिटी, कि ये एवरेज वेलोसिटी किसको कहा जाता है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप एक और चीज देखोगे बेटा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ velocity in terms of पोजीशन वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर के सेंस में हम देखेंगे बेटा। अब ये पोजीशन वेक्टर के सेंस में क्या होता है बेटा, देखें सपोज करें बेटा कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, सपोज कर ले ये ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इसके सामने एक पॉइंट बी पे बेटा एक गाड़ी खड़ी है। ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है पॉइंट बी पे इससे एक गाड़ी खड़ी है पोजीशन बी पे। अब ये देखता है कि ये गाड़ी इस तरह से मूव करके, इस तरह से मूव करके ये गाड़ी आ रही है पोजीशन क्यू पे। ये गाड़ी का पाथ है बेटा, ठीक है। अब ये इस बंदे ने, ऑब्जर्वर ने देखा कि गाड़ी पोजीशन बी पे थी, ये इस तरह से एक रास्ता देके पोजीशन क्यू पे चली गई। अब ये इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता है, तो ये कैसे करेगा बेटा, आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप बनाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो ऑब्जर्वर होता है बेटा, जो ऑब्जर्व कर रहा है उस वो जहां पे खड़ा है वहां पे आप बनाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपने बना लिए बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पे बनेंगे बेटा, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर की पोजीशन पे आप इसको बनाओगे जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है बेटा, इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप देखते हो बेटा तो ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये इनिशियल पोजीशन, ये आप एक वेक्टर बनाओगे जिसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर R1 बेटा। ये ऑब्जर्वर है, ये गाड़ी की जो इनिशियल पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर R1 बनेगा। और ये बेटा इसकी पोजीशन 2 है बेटा, ये इस तरह से बनेगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 बनेगा बेटा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये जब गाड़ी इनिशियल पोजीशन पे थी तो ऑब्जर्वर से पोजीशन वेक्टर R1 बना, जब ये बॉडी क्यू पोजीशन पे चली गई तो ऑब्जर्वर से उसका पोजीशन वेक्टर तब्दील हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपकी पढ़ी हुई है कि वो वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट के हिसाब से ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन बताता है उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर R1 जो होता है ये गाड़ी की पोजीशन बता रहा है एट इनिशियल पोजीशन P, और ये जो पोजीशन वेक्टर R होता है ये इस गाड़ी की फाइनल पोजीशन बता रहा है। अब इस गाड़ी ने डिस्टेंस कितना तय किया बेटा, इस गाड़ी ने ये डिस्टेंस तय किया है, जबकि इसके नतीजे में गाड़ी का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब बॉडी ये गाड़ी पोजीशन P से Q तक गई है तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट S कैसे निकालोगे, देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर जो होता है वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। आप अगर वेक्टर डायग्राम को देखोगे तो ये इस तरह से बनता है बेटा, ये R1 बन गया बेटा, आप देख सकते हैं ये R1 बन गया बेटा, ये देखें ये R1 ऐसे मैंने ऐसे बनाया, और ये क्या बन जाता है बेटा, ये इसके ऊपर बेटा, ये जो बन जाता है बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो बन रहा है ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट S बन रहा है,
और अगर आप देखते हो बेटा कि ये इसका पोजीशन वेक्टर जो होता है बेटा, ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 बन रहा है। आप देख सकते हैं बेटा कि ये बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ पे बनाया। अब अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल, जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो बेटा रिजल्टेंट वो होता है जो आउट ऑफ ऑर्डर होता है। बेटा देखें, ये हेड हेड के साथ मिल रहा है और टेल टेल के साथ मिल रहा है। रिजल्टेंट का हेड हेड के साथ मिलेगा, टेल टेल के साथ मिलेगा। इसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डायग्राम क्या होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू वेक्टर डायग्राम बेटा, ठीक है, वेक्टर डायग्राम के मुताबिक क्या होगा बेटा? वेक्टर डायग्राम के मुताबिक ये R1 जहां पे खत्म होता है वहां से S शुरू होता है, ठीक है। तो ये R1 और S ऑर्डर के अंदर है, तो आप लिखोगे R1 एंड S आर इन ऑर्डर। ये ऑर्डर में, ऑर्डर का मकसद है जहां पे एक का हेड होता है वहां से दूसरे का टेल शुरू होता है। एंड R2 इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये R2 आउट ऑफ ऑर्डर होता है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि R2 ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो वेक्टर डायग्राम के मुताबिक रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर होता है। तो वेक्टर डायग्राम के मुताबिक आप लिखोगे कि आप इस तरह से लिखते हो कि R1 प्लस S इज इक्वल टू R2 लिखोगे, क्योंकि जो ऑर्डर में होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, जो आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं वो उनका रिजल्टेंट होता है। जैसे A प्लस B इज इक्वल टू R, जहाँ पे खत्म होता है वहां से B शुरू होता है। ऐसे हम करते हैं ना बेटा, जैसे A है, वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये दोनों ऑर्डर में और ये रिजल्टेंट ये आउट ऑफ ऑर्डर है। आप क्या लिखते हो? A प्लस B, जो ऑर्डर होते हैं उनको सम करते हो और ये जो होता है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रिजल्ट। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये R1 है, यहाँ से शुरू होता है तो ये हो जाएगा। अब आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सॉरी, आप इसको इस तरह लिखोगे कि S इज इक्वल टू R2 और ये R1 इस तरह से, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R2 माइनस R1। और जब बॉडी यहाँ पे होती है तो इसका टाइम T1 कंसीडर किया जाता है, जब बॉडी यहाँ पे होगी तो इसका टाइम T2 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बंदा टाइम देखेगा कि इस टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे थी और इस टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे। तो इसलिए आप करोगे बेटा कि यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू, आप करोगे बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरह भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप इस तरह से कर सकते हो कि बेटा ये जैसे कॉमन क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है वेक्टर्स के अंदर कि a body moves from B to 3 4 to Q 1 2 minus 3 in 2 hours. Find velocity of body। बेटा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बताए। इस तरह से जो होता है ये आपका बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप करोगे बेटा R1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्योंकि बेटा ये पोजीशन P है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये हो जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू i प्लस 2j
-3k बेटा। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा ये हो जाएगा r2 -r1, और टाइम आपके पास दिया हुआ है बेटा 2 आवर्स है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी एवरेज बेटा ये हो जाएगी वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्योंकि ये आई जे के में है, तो फाइनली जाके इसका आप जो है वो वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आप वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप एक और सेंस में भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बेटा। मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरह से करते हैं बेटा कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर बेटा। हम डिस्टेंस फार्मूला के तौर पे हम इसको देखते हैं बेटा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा कि देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स पे और वाई पे हम बनाते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी बेटा कर सकते हैं कि ये इस तरह से बेटा वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बेटा। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 इस तरह भी कर सकते हैं। x1 पे आप यहाँ पे बेटा लिखते हो टाइम और यहाँ पे आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट बेटा। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो इस तरह से भी बेटा आप इसको जो है वो वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के सेंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन या वेलोसिटी को किस सेंस में या किस तरीके से इसको जो है वो आप डिफाइन करते हैं या इसको आप जो है वो बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ के देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है वो किस रेट से तय होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो होगी ये वेलोसिटी होगी बेटा। और अगर किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तय करने का रेट ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर कम होगा तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो स्लोली करती है या वो क्विकली करती है, तो उसके हिसाब से आप इसको कह सकते हैं बेटा। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं बेटा। अब इसके अंदर भी एक होती है बेटा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी बेटा। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी बेटा। अब ये इंस्टंटेनियस वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा? मैंने आपको इंस्टंटेनियस स्पीड बताई है। इंस्टंटेनियस स्पीड का मकसद होता है कि जब कोई भी बॉडी सम डिस्टेंस तय करती है तो टाइम के किसी पर्टिकुलर हिस्से के अंदर जब हम उसकी स्पीड देखें तो उसको हम कहेंगे कि ये इंस्टंटेनियस स्पीड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी 1 घंटा मूव करती है उसके अंदर हम ये देखें कि जो
25th सेकंड है, 25th मिनट है, 25th मिनट के जो 10th सेकंड है उसके अंदर उस बॉडी की स्पीड कितनी है। कि बॉडी ने तो 1 घंटा मूव किया है, लेकिन किसी मखसूस छोटे से टाइम के अंदर के 25वें मिनट के 10वें सेकंड के अंदर, तो ये जो 10वां सेकंड है ये 25वें मिनट का है, ये जो 25वां मिनट है ये किसका है, पूरे घंटे का है। तो एक पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की स्पीड को अगर चेक करें तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, अगर कोई भी बॉडी अगर 1 घंटा मूव करती है और वो 1 घंटे के अंदर अगर 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम ये देखें कि उस 1 घंटे के अंदर जो उसका 30वां मिनट है, उस 30वें मिनट के अंदर जो उसका 26वां सेकंड है, उस 26वें सेकंड के अंदर उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो जब एक मखसूस टाइम के अंदर, छोटे से टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को हम मेयर करें, चेक करें, तो उसके बारे में आप कहोगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत ही छोटे टाइम के अंदर, एक मखसूस टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को जब हम चेक करेंगे तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा, आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये इस तरह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करके पोजीशन क्यू पे जाती है, ठीक है। अगर इस तरह से जाती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखें कि 1 पॉइंट पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस जगह पॉइंट 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े टाइम के अंदर जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को मेयर करें तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, की छोटे से टाइम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको इस तरह से लिखा जाता है बेटा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, और इसके अंदर छोटा सा टाइम होता है बेटा, इसलिए हम टाइम को लिमिट लगा लेते हैं। कि लिमिट लगाने का मकसद है कि यहाँ पे आप मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो, और किसकी मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो, टाइम की मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो। कि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब देखनी है तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मींस आपके हाथ पांव बांध दिए गए कि आपने जो टाइम मेयर करना है छोटा मेयर करना है, आपने एक मखसूस टाइम से बाहर नहीं जाना है। वैसे आप एवरेज के अंदर कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं है, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, कितना भी टाइम, अगर कोई बॉडी 2 दिन मूव कर रही है कोई मसला नहीं है, 1 साल मूव कर रही कोई इश्यू नहीं है, 1 सेंचुरी मूव कर रही है मसला नहीं है, उसके ऊपर टाइम का इश्यू ही नहीं है। क्या आपने जस्ट ये देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फिर वो बड़ा होता है छोटा है मसला ही नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है कि जब आपने किसी भी बॉडी की वेलोसिटी देखनी है तो आपको लिमिट लगा दी जाती है कि नहीं आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, आपको टाइम के ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि आपने टाइम बहुत ही छोटा रखना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो लिमिट लगी हुई है वो किसके ऊपर लगी हुई है, टाइम के ऊपर लगी हुई है।
और यहाँ पे लिमिट का मकसद क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मकसद होता है लिमिट t टेंड्स टू जीरो या t टेंड्स टू बी जीरो है या t अप्रोचेस टू जीरो मींस टाइम जीरो नहीं रखना क्योंकि टाइम जीरो तो रखोगे तो मेजरमेंट नहीं आएगी मींस वेरी स्मॉल वेरी नियर टू द जीरो मींस टाइम जैसे वेरी नियर टेंड्स टू बी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू की साइन नहीं है अगर यहाँ पे लिमिट t इज इक्वल टू जीरो होता तो आपने तो जीरो टाइम के अंदर देखना है यहाँ पे t टेंड्स टू बी जीरो या t अप्रोचेस टू बी जीरो मींस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपने देखना है और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यहाँ पे डेल्टा का मकसद होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस वेरी जो है वो स्मॉल डिस्टेंस जो होगा वो जो होता है इसको वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहा जाता है इसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बेटा अब इसके बाद हम करते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि वो वेक्टर चेंज हो गया अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी सूरत जाएगा तो आप कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी velocity of body is uniform if direction and magnitude is not changing बेटा अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो बॉडी की वेलोसिटी को क्या जो है वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा ठीक है और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time in equal intervals of time in same direction ठीक है तो आप ये कह सकते हैं बेटा आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि वेलोसिटी changes if magnitude or direction or both change
ठीक है बेटा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो बेटा एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती तो मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी यूनिफॉर्म इन रेक्टिलिनियर मोशन बेटा। अब आप ये भी नहीं समझिएगा कि हर स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके अंदर यूनिफॉर्म होगी। मैंने कैन भी लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि जो है वो ऑलवेज में लिख देता है, इसका मकसद है स्ट्रेट लाइन वाली हर यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसकी वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, शर्त ये कि उसका मैग्नीट्यूड जो हो वो चेंज हो रहा हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है बेटा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी सेम रहती है बेटा। तो इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती है बेटा, कि जैसे सपोज करें कि बॉडी इस तरह से मूव करती है बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है बेटा पोजीशन बी से पोजीशन क्यू की तरफ, तो बेटा ये जो बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है बेटा। इसमें जब बॉडी यहाँ पे होती है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है बेटा, जब बॉडी यहाँ पे होती है बेटा तो इसका डायरेक्शन ये होता है बेटा, ठीक है। और जब बॉडी यहाँ पे होती है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। आप देख सकते हैं बेटा हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तकरीबन चेंज हो रहा है बेटा इस तरह से। तो जब बॉडी इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर मूव करती है, भले उसका मैग्नीट्यूड एक जैसा रहे हो, लेकिन जब कोई भी बॉडी कर्व में मूव करती है ना तो वेक्टर का डायरेक्शन टेंजेंट से देखा जाता है। इस पॉइंट का टेंजेंट है, 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 इस पॉइंट का टेंजेंट है। तो बेटा जब कोई भी बॉडी कर्व में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से आता है। तो कर्व्ड मोशन के अंदर, इसके अंदर आप कहोगे कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। नंबर 2 बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है बेटा, अगर कोई भी बॉडी बेटा सर्किल में मूव करती है इस तरह से, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में मूव करती है बेटा, अब अगर कोई भी बॉडी जब सर्किल में मूव करती है बेटा तो इस जगह पे इसका डायरेक्शन ये होता है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। और अगर बॉडी यहाँ पे आ जाती है बेटा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो मुख्तलिफ पोजीशंस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है इस तरह से। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इसके अंदर भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी बेटा? अब देखिए अगर कोई भी बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा, अगर कोई भी बॉडी है बेटा पोजीशन बी से स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी जा रही है पोजीशन क्यू पे बेटा, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, सपोज करें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा ये कांस्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन
यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन, ये हर जगह पे आप देखोगे कि इसका डायरेक्शन क्या आता है, सेम आता है। तो अगर कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी जो होता है वो हर जगह पे एक जैसा है, तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन velocity of body can be uniform if body moves in a straight line with uniform speed। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा जब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं बेटा कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रही, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मकसद है मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता है, तो उसके बारे में हम कहेंगे बेटा कि वो बॉडी जो होती है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जब मूव करती है तो उसका अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वो बॉडी जो होती है वो किस स्पीड के अंदर, किस वेलोसिटी के अंदर है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। अब कल इसके ग्राफ डिस्कस करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बेटा। अब आप जो हाफ एंट्री वाले हैं बेटा वो लिफ्ट कर सकते हैं, बाकी जो फुल एंट्री वाले हैं बेटा वो 10 मिनट ब्रेक करें। 8:45 पे आपकी इंटर की क्लास होगी।